वज़ीर आज़म ने ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया तशवीश का इजहार। ख़वातीन पर मज़ालिम के मुक़दमात पर जल्द इंसाफ पर दिया जोर। सुप्रीम कोर्ट के क़याम के 75 साल पूरे होने के मौके पर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। डाक टिकट और सिक्का भी किया जारी। मुल्क को आज मिला 3 वंदे भारत ट्रेनों का तोहफा। पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में कनेक्टिविटी को मिली रफ्तार। पीएम ने कहा कि वंदे भारत भारतीय रेलवे के जदीद बनाने का नया चेहरा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई बायो इकोनॉमी पॉलिसी का किया आगाज। कहा, आने वाले बरसों में भारत आलमी लीडर के तौर पर होगा कायम। 21वीं सदी का अगला इनकलाब होगा हयातियाती इनकलाब। रेप कत्ल मामले में ममता बनर्जी हुकूमत पर बीजेपी का हमला मुसलसल जारी। कोलकाता में बीजेपी के धरने का आज तीसरा दिन। बैकफुट पर आई टीएमसी कर रही है एहतजाज। यूपी और दिल्ली में डॉक्टरों का पुरअमन मार्च। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा, ममता बनर्जी हैं सियासी कलाबाज। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की अहम मीटिंग। संघ से वाबस्ता मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदे ले रहे हैं हिस्सा। 3 रोजा मीटिंग में तंजीम के काम का लिया जाएगा जायजा। और मुल्क और दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस इम्तिहान उत्तर प्रदेश में बगैर किसी रुकावट के हुआ पूरा। यूपी के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा कि सेहतमंद मुकाबले के बाद सिर्फ होनहार तलबा को ही मिलेंगी नौकरियां। तो पीएम मोदी ने आज दिल्ली के भारत मंडपम में जिले अदालत की कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया और इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से जुडिशियल अफसरान शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में जिला अदालत से मुताल्लिक मसाइल जैसे कि बुनियादी ढांचा और इंसानी वसाइल सबके लिए शमूलियत पर मबनी अदालतें, अदालती तहफ़्फ़ुज़ और अदालती बहदूद, केस मैनेजमेंट और अदालती तरबियत जैसे मसाइल ज़ेर बहस आए। इन मौज़ूआत पर गौर व ख़ास करने के लिए कॉन्फ्रेंस में 5 सेशंस का एहतमाम किया गया है। जिला अदालत की कौमी कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के क़याम के 75 साल पूरे होने की याद में एक यादगारी डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में जिला अदालत को इंसाफ की पहली सीढ़ी बताया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि भारतीय अदालत ने जमहूरियत की मुहाफ़िज़ के तौर पर अपना किरदार अपनी जिम्मेदारी से अदा किया है। पीएम ने कहा कि आज़ादी के बाद जब भी बुनियादी हुकूक पर हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उन हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब भी मुल्क सलामती का सवाल आया तो अदालत ने हमेशा कौमी मफाद को सर फहरस्त रखा। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले मज़ालिम की मुक़दमात में फ़ौरी इंसाफ फराहम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं।
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। पीएम मोदी ने पिछली दहाई में अदालत को जदीद बनाने की कोशिशों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि जिला अदालत के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की तरफ तेजी से काम जारी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में करीब 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। न्याय में इस देरी को खत्म करने के लिए बीते एक दशक में कई स्तर पर काम हुआ है। पिछले 10 वर्षों में देश ने जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आपको एक और तथ्य जानकर खुशी होगी, पिछले 25 साल में जितनी राशि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की गई, उसका 75% पिछले 10 वर्षों में ही हुआ है। इन्हीं 10 वर्षों में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए 7,500 से ज्यादा कोर्ट हॉल और 11,000 रेसिडेंशियल यूनिट्स तैयार की गई है। पीएम मोदी ने फौजदारी कवानीन का भी जिक्र किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई में इस सिलसिले में जिला अदालत की तेज रफ्तार तरबियत पर भी जोर दिया। इन कानूनों की भावना है सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट। हमारे क्रिमिनल लॉज शासक और गुलाम वाली कॉलोनियल सोच से आजाद हुए हैं। सेडिशन जैसे अंग्रेजी कानूनों को खत्म किया गया है। न्याय संहिता की सोच नागरिकों को सजा देगा, यही एकमात्र नहीं है, लेकिन नागरिकों को सुरक्षा देना भी है। इसलिए एक और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त कानून बने हैं। दूसरी ओर पहली बार मामूली अपराधों में सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सबूत के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी मान्यता मिली है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इलेक्ट्रॉनिक मोड में समन भेजने की व्यवस्था बनाई गई है। इससे न्यायपालिका पर पेंडिंग केसेस का बोझ भी कम होगा। जिला अदालत की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुल्क के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जिला अदालत की अहमियत पर रोशनी डाली। CJI ने इसे मुल्क के अदालती निजाम की रीढ़ की हड्डी करार दिया। The quality of our work and the conditions in which we provide justice to citizens determines whether they have confidence in us and is a test of our own accountability to society. The district judiciary is therefore called upon to shoulder tremendous responsibility and is aptly described as the backbone of the Indian judiciary. The spine is the core of the nervous system. To sustain the spine of the legal system, we must stop calling the district judiciary as the subordinate judiciary. 75 years after independence, the time has come for us to bury one more relic of the British era, the colonial mindset of subordination. और नई दिल्ली में भारत मंडपम में जिला अदालत के कौमी कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन की तारीफ की गई। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना ने अदालत के लिए वजीर आजम के विजन का खाका पेश किया। He has consistently expressed his regard for the judiciary and has presented his vision for its evolution, a vision that emphasizes in simplicity in both the legislation and judgment writing, making them less technical, less legalistic
and more citizen friendly. He has been an advocate for embedding Indian ethos into our laws, a thought we should be mindful of. He is dedicated to enhancing the ease of living, the ease of doing business, encouraging dispute resolution, and minimizing litigation. His perspectives and insights will serve as words of wisdom to us as we continue in our efforts to serve the common man better. पीएम मोदी ने आज रेल राबते को बेहतर बनाने के लिए बड़ा तोहफा दिया है। पीएम ने वर्चुअल तरीके से 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में राबते को बेहतर बनाएंगी। वजीर आजम ने इन खिदमात को मेरठ, लखनऊ, मदुरई, बेंगलुरु और चेन्नई और नागरकोइल रूट्स पर शुरू किया इनको, और इन ट्रेनों से मुसाफिरों को आलमी मेयार की खिदमत हासिल होंगी और इससे सफ़र का वक्त भी कम होगा और सयाहत को भी फ़रोग मिलेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में रेलवे की तौसीह और तरक्की का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि इन नई खिदमात से मगरबी उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। पीएम ने तमिलनाडु और कर्नाटक में नई वंदे भारत खिदमात को अहम बताया। उन्होंने कहा कि जनूबी हिंद की तरक्की उनकी हुकूमत की तरजीह है। इस साल के बजट में हमने तमिलनाडु को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेलवे बजट दिया है। ये बजट 2014 की तुलना में 7 गुना से अधिक है। तमिलनाडु में 6 वंदे भारत ट्रेन पहले से ही चल रही है। इन 2 ट्रेन के साथ ये संख्या अब 8 हो जाएगी। इसी तरह कर्नाटका के लिए भी इस बार 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित हुआ है। ये बजट भी 2014 की तुलना में 9 गुना अधिक है। आज वंदे भारत ट्रेनों की 8 जोड़ियां पूरे कर्नाटका को जोड़ रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि वंदे भारत की तेजी से तौसीह हो रही है। पीएम ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनें कामयाबी की नई कहानी लिख रही हैं। वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। आज हर शहर में, हर रूट पर वंदे भारत की मांग है। हाई स्पीड ट्रेनों के आने से लोगों में अपने व्यापार और रोजगार को, अपने सपनों को विस्तार देने का भरोसा जगता है। आज देश भर में 102 वंदे भारत रेलवे सेवाएं संचालित हो रही है। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग इन ट्रेनों से यात्रा कर चुके हैं। ये संख्या वंदे भारत ट्रेनों की सफलता का सबूत तो है ही, ये आकांक्षी भारत की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक भी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जहां जहां वंदे भारत ट्रेनें पहुंच रही हैं और वहां पर तरक्की और सयाहत को फ़रोग मिल रहा है। पीएम ने कहा कि इससे रोजगार के मौके भी पैदा हो रहे हैं। जिन जगहों तक वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है, वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे यहां
रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। और अपने खिताब में वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने रेलवे की तरक्की के लिए पिछली दहाई में किए गए कामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए मोदी सरकार की तरफ से की गई कोशिशों को बेमिसाल उन्होंने करार दिया है। देश भर में 1326 स्टेशन का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। कवच जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी देश में डेवलप की गई। अभी हाल ही जुलाई में ये कंप्लीट हुआ इसका डेवलपमेंट, और अब मिशन मोड में देश भर में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया है कि हम सब 3 गुना मेहनत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल परिवार के 12 लाख सदस्य आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी देश की अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए जी जान लगा देंगे। आपने तो रेलवे को जिया है, आपका रेलवे के साथ इमोशनल कनेक्ट है। आपके इस सदैव अनवरत मार्गदर्शन के लिए आपका आभार। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बायो E3 मईशत, माहौलियात और रोजगार पर पॉलिसी जारी की और इस मौके पर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश गोखले और नीति आयोग के रुकन डॉक्टर V.K. सारस्वत भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे हमारे तर्ज जिंदगी में भी इनकलाबी तब्दीली आएगी। उन्होंने कहा कि दुनिया की मुस्तकबिल की मईशत बड़ी हद तक बायो बेस्ड होगी और बायो रिवॉल्यूशन होगा। So this is precisely the beginning of that kind of a revolutionary change, not only in the growth story of India or the world as such, but also in our own lifestyles and the way we also interact with each other or also adapt ourselves to the changing environments. मरकजी वजीर ने कहा कि IT इनकलाब की क़यादत मगरिब ने की थी और इस बार इसकी क़यादत भारत करने जा रहा है और भारत के पास E3 बायो इनकलाब में लीडर बनने का मौका है। The IT revolution was led by the West and it happened over here a little later. I think it's now going to be India's turn. And India has an opportunity to take a lead in this next revolution, unlike in the last one. And why I'm saying so, because we are all members of the scientific fraternity, so we should have a sound reason about what we say, is that as far as the bioresources are concerned or the bioeconomy is concerned, we enjoy certain advantages which are not enjoyed by the West. A, that we have unlimited resources, unlimited bioresources in this Indian peninsula, beginning from the Himalayas right up to the marine. And this has remained either unexplored or underexplored because most of the governments in the past, and thanks to Prime Minister Modi for enabling us to get this policy released. और कोलकाता में रेप और कत्ल के मामले को लेकर मुल्क भर में एहतजाज थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार एहतजाज के जरिए बीजेपी जो है रियासत की ममता सरकार पर खवातीन के खिलाफ घिनौने जराइम को लेकर मुसलसल सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का कहना है कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं बची है और इसके साथ ही कोलकाता के रेप के इस मामले में सवालों में घिरी तृणमूल कांग्रेस अपने दिफा की पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। इस मामले को लेकर टीएमसी आज रियासत भर में एहतजाज कर रही है। टीएमसी मरकजी सरकार से रेप के कसूरवारों को सजाए मौत देने का कानून बनाने का मतालबा कर रही है। और उत्तर प्रदेश में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज रियासत के तमाम मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में शाम 5 बजे से रात के 8 बजे तक पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया है। आरडीए उत्तर प्रदेश ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए रेप और कत्ल के दिल दहला देने वाले इस वाक़े करार देते हुए गहरे रंजो गम और गुस्से का इजहार किया है।
मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने आरजी कर वाक़े की मुतासरा के वालिदैन की शिकायत को संजीदगी से लिया है और फौरी कार्रवाई की है। उन्होंने दिल्ली पहुंचकर वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने वजीर दाखिला को इस हौलनाक वाक़े के साथ साथ मगरबी बंगाल के लोगों के एहतजाज से भी आगाह किया। आपको बताते चलें कि गवर्नर ने ये कदम मुतासरा के अहले खाना के दिल दहला देने वाले एक खत के बाद उठाया है। तो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप के और कत्ल के इस केस पर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी सियासी कलाबाजियों में माहिर हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता बनर्जी राजनीतिक कलाबाजी के माहिर, चोरी और सीनाजोरी। ममता बनर्जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आज उनका टीएमसी का कार्यकर्ता ने इस काम में संलग्नता है। हमारे जो बंगाल की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, ये तो चोरी और सीनाजोरी वही काम कर रही हैं। उनके चेहरे पर इतना कालिख लगा है, दाग है बेटी के गैंगरेप का। इस प्रदर्शन से वो कालिख मिटने वाला है। और बीजेपी रहनुमा अमित मालवीय ने कोलकाता मामले में मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की तनकीद की है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी पर एक मुजरिम को तहफ्फुज़ देने का इल्ज़ाम लगाया है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप और कत्ल की शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए अरिजीत सिंह के जरिए गाना आर कोबे जारी करने के बाद अब मारूफ गुलकारा श्रेया घोषाल ने अपना सिंगिंग टूर मुलतवी कर दिया है। पूरी दुनिया इंसाफ का मुतालबा कर रही है सिवाय ममता बनर्जी के, जो अब भी बंगाल पुलिस का इस्तेमाल जराइम को छुपाने के लिए कर रही हैं। और आरएसएस की ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन मीटिंग आज से केरल के पलक्कड़ में शुरू हो गई है। भारतीय मजदूर संघ और वीएचपी जैसी 32 तंजीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। 2 सितंबर तक चलने वाली इस मीटिंग में संघ के सभी आला ओहदेदारान बशमूल सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, सरकारेवाहा दत्तात्रेय होसबोले समेत संघ के तमाम आला ओहदेदार और संघ से मुतासिर 32 तंजीमों के सरकर्दा लीडर शामिल हैं। इस 3 रोज़ा इजलास में तंजीम के कामों का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा समाजी तब्दीली और कौमी मफाद के अमूर पर भी ज़ेरे बहस आएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक आज पालाक्कड़ केरल में शुरू हो चुकी है। ये बैठक 3 दिनों तक चलेगी। बैठक में 32 अनुसांगिक संगठनों ने हिस्सा लिया है, जिसमें प्रमुख रूप से बीजेपी, बीएचपी, भारतीय मजदूर संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेविका समिति जैसे तमाम संगठन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से ये पहली आरएसएस की बैठक है और इसमें संघ के शताब्दी वर्ष पर चिंतन किया जाएगा। किस तरीके से संघ के शताब्दी वर्ष का आयोजन किया जाए और विजयदशमी से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। दूसरी तरफ बांग्लादेश में जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, ऐसे में बांग्लादेश में पुनर्वास को किस तरीके से स्थापित किया जाए, इस पर भी चिंतन किया जा सकता है। इसके अलावा हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यहां पर चर्चा की जा सकती है। और बात की जाए बंगाल में जिस तरीके से महिलाओं पर क्रूरता हो रही है, ऐसे में सामाजिक चिंतन किस तरीके से किया जाए और महिलाओं
को कैसे सुरक्षा दी जाए, यहां पर चिंतन किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आरएसएस जिस तरीके से आपात स्थितियों में लोगों की सेवा करता है। अभी हाल में ही केरल के वायनाड में जब भूस्खलन हुआ था और आरएसएस ने वहां पहुंचकर लोगों की मदद की थी, आपात स्थिति में आरएसएस और बेहतर ढंग से किस तरीके से काम करे, इस पर भी यहां पर चिंतन किया जाएगा। ये बैठक 3 दिनों तक चलेगी और इस बैठक में 32 संगठन भाग ले रहे हैं, जिसके बाद भविष्य की आरएसएस की रणनीति इस बैठक में तय की जाएगी। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, पलक्कड़। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती इम्तिहान पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि ये मुल्क और दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस इम्तिहान है और वो उसे बेहतर तरीके से मुनक्किद कराने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो भर्ती 60,000 से कुछ ज़्यादा है, आने वाले 1 साल में मजमूई तौर पर 1 लाख अफराद को महकमे में लिया जाएगा। मुझे लगता है कि देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है, जिसको सकुशल संपन्न कराने में हम लोग सफल हुए हैं। और जैसा कि सरकार का संकल्प है कि कोई भी भर्ती सुचितापूर्ण तरीके से हो और सिर्फ मेधावी छात्र ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बाद विभिन्न नौकरियों में लिए जाएं, जिससे कि जनता की सेवा अधिक से अधिक की जा सके। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।